हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे जो डिफरेंट तरह के रेडिएशंस है वो किस ऑर्डर में है, हमारे किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो ये हमारा ऑर्डर है, हमने डिफरेंट रेडिएशंस को इस ऑर्डर में लगाया है। ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है हमारी कॉस्मिक रेज की, फिर गामा रेज की, फिर एक्स की, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। ये हमारा एनर्जी का जो है घटता हुआ क्रम है और वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। तो यदि कोई मॉलिक्यूल हमारा आईआर रेडिएशन के रेंज में रेडिएशन एब्जॉर्व करता है तो क्या चेंज आता है मॉलिक्यूल के अंदर? मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आता है। यदि कोई, जैसे कि यदि कोई मॉलिक्यूल हमारा यूवी रेडिएशन में रेडिएशन एब्जॉर्व करता है तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज आता है हमारा, कोई यदि यूवी विजिबल में एब्जॉर्व करता है। और आपका यदि कोई मॉलिक्यूल आईआर के रेंज में रेडिएशन एब्जॉर्व करता है तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आता है, क्योंकि आपकी इस रेंज में हमारी जो रेडिएशंस की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती जितनी कि हमारी यूवी और विजिबल में होती है। ये हमारा इसकी रेंज है। वेवलेंथ की जो नियर आईआर की रेंज है वो है हमारी 0.8 से 2.5। जो आईआर की रेंज है वो 2.5 से 15 है और फार आईआर की रेंज है 15 से 200 म्यू। इतने वेवलेंथ के बीच में इनकी रेंज होती है। अब क्या हमारे सब मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होंगे? मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? मॉलिक्यूल मस्ट पजेस डाइपोल मोमेंट। वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है केवल वही हमारे मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होते हैं, जैसे HCl है, जैसे H2O, CO2। जो हमारे लाइक मॉलिक्यूल्स हैं O2, N2, F2, इनके अंदर चूंकि डाइपोल मोमेंट नहीं होता इसलिए ये हमारे आईआर इनएक्टिव होते हैं। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो हैं हमारे, बेसिकली हमने इन्हें दो मेन क्लास में डिवाइड किया, एक स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग। अब जो स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, हमारा बॉन्ड को स्ट्रेच करना। तो स्ट्रेचिंग से मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है। बेंडिंग वाइब्रेशंस में जो है मॉलिक्यूल को बेंड करना। तो बेंडिंग से क्या होता है, मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तो स्ट्रेचिंग हमारी दो तरह की होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इसी तरह से बेंडिंग जो है हमारी चार तरह की है, सिसरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। इनमें से जो सिसरिंग और रॉकिंग है ये इन प्लेन बेंडिंग है और जो वैगिंग और ट्विस्टिंग है ये हमारी आउट प्लेन बेंडिंग है। अब जैसे ये हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल लेके इसमें दिखा रखा है कि किस तरह से उसमें हमारी स्ट्रेचिंग हो रही है, किस तरह से बेंडिंग हो रही है। ये है हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो और ये है हमारी एसिमेट्रिक। ये हम देख पा रहे हैं एरो से, जो है एसिमेट्रिक में हमने इस वाले को इधर मूव किया, इसे इधर मूव किया, इसे इधर मूव किया। इस वाले में हमने जो मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली स्ट्रेच किया। तो आपका ये हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मोड, ये एसिमेट्रिक। और बेंडिंग में हमने क्या किया, मॉलिक्यूल को बेंड किया, उसके बेंड करने से क्या हुआ, उसका बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। जो हमारे ये दो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, जैसे कि हमने भी पढ़ा कि स्ट्रेचिंग की वजह से मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है और बेंडिंग की वजह से मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में चेंज आता है और स्ट्रेचिंग में आता है उसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज। अब जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं ये हमारे दो तरह के हैं, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या है, इसमें जो है दोनों सेंट्रल एटम से अटैच दोनों एटम का जो मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा। या तो हम दोनों को स्ट्रेच करें या दोनों को कंप्रेस करें, लेकिन मोड होगा सिमेट्रिकल। अब जो दूसरी हमारी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, इसमें क्या है, इसमें एक बॉन्ड को तो हम स्ट्रेच करते हैं और दूसरे को कंप्रेस करते हैं सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में। जैसे हमने इस वाले को तो स्ट्रेच किया, इसे कंप्रेस किया, इसी तरह से इसमें इसे कंप्रेस किया, इसे स्ट्रेच किया। तो ये हो गया हमारा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट बेंडिंग। बेंडिंग के जो वाइब्रेशंस हैं वो चार तरह के होते हैं, जैसे कि हमने भी पढ़ा, सिसरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। सिसरिंग में क्या है, सेंट्रल एटम से अटैच्ड दोनों एटम का जो हमारा मूवमेंट होता है वो या तो दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं या दोनों एक दूसरे से फार अपार्ट मूव होते हैं। अब जो रॉकिंग है,
इसमें सेंट्रल एटम से अटैच दोनों एटम का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हमारा जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज हो रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन दोनों सेंट्रल एटम से अटैच दोनों एटम का मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट, वैगिंग। वैगिंग में क्या है, हमारा सेंट्रल एटम से अटैच दोनों एटम का मूवमेंट या तो प्लेन के ऊपर होगा या प्लेन के नीचे। प्लेन के ऊपर वाले को हमने प्लस के साइन से दिखा रखा है, प्लेन के नीचे वाले को माइनस के साइन से। तो दोनों का मूवमेंट होगा एक ही डायरेक्शन में, या तो प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे। अब ट्विस्टिंग में क्या है, सेंट्रल एटम से अटैच दोनों एटम का मूवमेंट एक का ऊपर एक का नीचे। इसी तरह से हमने इस वाले में दिखा रखा है प्लस माइनस, जैसे कि अभी बताया हमने, एक प्लेन प्लस प्लेन के ऊपर दिखा रहा है, माइनस प्लेन के नीचे। तो दोनों का मूवमेंट अलग डायरेक्शन में होगा, एक का प्लेन के ऊपर एक का प्लेन के नीचे। इस चीज को हमने कहा ट्विस्टिंग। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बेंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली लोअर होती है एज कंपेयर टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में जो बेंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि किसी बॉन्ड को जो है वो बेंड करना आसान है एज कंपेयर टू स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग में हमारी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसी तरह से किसी मॉलिक्यूल को जो है सिमेट्रिकली स्ट्रेच करना आसान है एज कंपेयर टू एसिमेट्रिकली। तो इस वजह से सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी लोअर होती है एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।